हाय। तो जैसे कि हम लोगों ने देखा हुआ है, आपको इस चैनल पे बायो गर्ल स्टडी विद मी पे एनसीईआरटी लाइन टू लाइन आपको क्लास 7 से लेके क्लास 12 तक अवेलेबल है। और जैसे कि आज आप क्लास 10th का ये वीडियो लेक्चर देखने आए हैं, इसके पहले मैं आपको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का चैप्टर आपका लाइन टू लाइन प्रोवाइड कर चुकी हूँ। और मेरे शॉर्ट्स मेरे इसी चैनल पे आपको इसके माइंड मैप वाले और 1 पेज रिवीजन जो नोट्स हैं वो आपको मिलेंगे, वो आप मेरे शॉर्ट्स में जाके चेकआउट कर सकते हैं। एंड आज जो मैं चैप्टर स्टार्ट करने जा रही हूँ दैट इज़ अ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। बट उसके पहले मैं आपसे कुछ बात करना चाहूँगी कि प्लीज़ थोड़ा सा, अगर लाइन टू लाइन एनसीईआरटी आपकी आ रही है और कोशिश कर रही हो कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से अच्छी प्रोवाइड कर पाऊँ, तो प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट करें एंड लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप मेरे साथ जुड़ेंगे, कमेंट्स करेंगे, हम लोग की इंटरेक्शन होगी, तो मुझे पढ़ाते वक्त और भी अच्छा लगेगा और शायद आपको भी, अगर आप सपोर्ट करेंगे तो और अच्छा मैं पढ़ा पाऊँगी, क्योंकि जितना अच्छा सपोर्ट मिलता है उतना अच्छा टीचिंग भी होती है। ठीक है, ऐसा होता है ना कि जितना अच्छा टीचर पढ़ा रहा होता है बच्चा उतनी देर पढ़ता है, तो सेम एट इज़ टीचर का भी होता है, जितना अच्छा रिस्पॉन्स उसको मिल रहा होता है उतना अच्छा टीचर और पढ़ाता है। तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें, ठीक है। एंड हाँ, तो अब हम आते हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो ज़्यादा बड़ा लेक्चर मेरे ख्याल से लाइन टू लाइन एनसीईआरटी पढ़ना मुश्किल होता है, तो अभी मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं प्लांट वाला जो रिप्रोडक्शन एरिया है वो मैं आज आपको यहाँ पे डिस्कस करूँ। देन आपका जो ह्यूमंस वाला है वो आपका नेक्स्ट लेक्चर में आएगा। अगर ये बहुत ज़्यादा बड़ा होगा तो मैं जल्दी जल्दी लपेटने के चक्कर में नहीं रहूँगी। अगर ये बहुत ज़्यादा बड़ा लगेगा और आपको मुझे भी पढ़ाने में अगर थोड़ा सा वो लगेगा, तो इसके 2 लेक्चर्स भी आ सकते हैं, दैट इज़ लेक्चर 1 और 2, एंड देन आपका 3 में आपका मैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन कवर करूँगी, ठीक है। ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म कैन लिव ओनली फॉर द सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। सो आपको पहली लाइन क्या कह रही है एनसीईआरटी की? ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म कैन लिव ओनली फॉर द सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। जो ईच एंड एवरी, हर एक ऑर्गेनिज्म जो है सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम तक ही जिंदा रह सकता है। द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट द लाइफ स्पान। सो जब वो पीरियड, जब इंसान जो ऑर्गेनिज्म पैदा होता है एंड जब तक वो मरता है, उसके बीच का जो उसका एक जर्नी होता है दैट इज़ कॉल्ड लाइफ स्पान। तो अगर आपसे कोई कहता है कि व्हाट इज़ अ लाइफ स्पान, तो दैट्स मीन कि व्हेन द ऑर्गेनिज्म डू द बर्थ एंड टू द नेचुरल डेथ एंड इन बिटवीन जो जर्नी है उसकी, वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है लाइफ स्पान। लाइफ स्पान ऑफ अ फ्यू ऑर्गेनिज्म आर गिवन इन अ फिगर 1.1। 1.1 जब हमारा पेज आएगा मैं आपको वो ऑर्गेनिज्म का आपको ये फिगर भी दिखाऊंगी। सेवरल अदर ऑर्गेनिज्म are drawn for which you should find out their lifespan and write in the spaces provide. Several other organisms can draw from which you should be find out their lifespan and write the space provided. आगे जो आपका 1.1 वाला फिगर दे रखा है उसमें आपको लाइफ स्पान को पता करना है, सर्च करना है, और आपको जो स्पेस दे रखी है वहाँ पे आपको लिखना है। तो इसका मतलब ये है कि सारा काम मैं तो नहीं करने वाली, कुछ आप भी करेंगे। तो आपका यहीं पे शुरुआत में ही मैं होमवर्क देने के लिए तैयार हूँ, आपको वो देख के लिखना है। और मैं पढ़ाती हूँ, लाइन टू लाइन एनसीईआरटी पढ़ा रही हूँ और एनसीईआरटी क्वेश्चन कर रहा है और वो एनसीईआरटी में आंसर ना हो ही नहीं सकता। इसका मतलब ये है कि मैं जो पढ़ा के जाती हूँ वही होमवर्क दे के जाती हूँ। तो आपको बस पेन उठाना है और अपने जो भी इन्होंने जगह दे रखी है आपको वहाँ पे लिखना है, ठीक है। एग्जामिन द लाइफ स्पान ऑफ अ ऑर्गेनिज्म दैट्स, अरे बार बार पढ़ रही हूँ यार, हाँ। सो इट्स नॉट बोथ इंटरेस्टिंग एंड इंट्रिगिंग टू नोट दैट इट्स मे बी अ शॉर्ट एज अ फ्यू डेज और एज अ लॉन्ग एज अ फ्यू थाउजेंड ईयर। हो सकता है कुछ बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें नहीं भी हैं,
कि हो सकता है कुछ ऑर्गेनिज्म बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ लाइफ के लिए, जैसे कि चींटी हो गई, मच्छर हो गए, बहुत थोड़े समय के लिए ज़िंदा रहते हैं, और किसी किसी की जो लाइफ स्पान होती है वो बहुत ज़्यादा होती है. सो बिटवीन दीज टू एक्सट्रीम आर द लाइफ स्पान मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म. और जो ये टू एक्सट्रीम लाइफ स्पान्स हैं, इनमें मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म ही आते हैं. यू मे नॉट दैट लाइफ स्पान ऑफ ऑर्गेनिज्म नॉट नेसेसरली कोरिलेट विद देयर साइज. यू मे नॉट दैट द लाइफ स्पान जो है, आप नहीं कह सकते हो कि जैसा उनका साइज है उनकी लाइफ स्पान उस चीज़ से कोरिलेट करती है. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो बड़ा है तो वो ज़्यादा दिन तक ज़िंदा रहेगा, वो छोटा है तो कम दिन तक ज़िंदा रहेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है. ठीक है. सो द साइज ऑफ द क्रो एंड द पैरेट आर नॉट वेरी डिफरेंट टू येट देयर लाइफ स्पान शो अ वाइड डिफरेंस. अगर देखा जाए क्रो और पैरेट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है साइज में, लेकिन उनका जो एक क्या कहते हैं, उनका जो एक जीने का जो तरीका है, जो एक उनकी लाइफ स्पान है, उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है. सो आप ये बिल्कुल नहीं कह सकते हो कि अगर ये छोटा है तो वो जल्दी मर जाएगा और वो बड़ा है तो वो ज़्यादा जिएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. ठीक है. सिमिलरली द मैंगो ट्री हैज़ मच शॉर्टर लाइफ स्पान एज कम्पेयर टू द पीपल ट्री. ऐसे ही दूसरा जो आपका एग्जाम्पल आ रहा है, दैट इज़ व्हाट, द मैंगो ट्री जो है उसकी लाइफ स्पान कम होती है एज कंपेरिजन टू द पीपल ट्री. वट एवर be the lifespan that of the every individual organism its certainty. Whatever be the lifespan, कुछ भी उसकी लाइफ स्पान हो, कुछ भी जर्नी उसके लाइफ में रही हो, डेथ ऑफ एवरी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इन सर्टेनिटी. अगर इंसान का जन्म हुआ है तो मरना फिक्स है, उसकी जर्नी कैसी भी रही हो सकता है. अगर एग्जाम्पल लिया जाए कॉमन लाइफ से, कोई अपने लाइफ में बहुत अच्छा कर रहा है वो फिर भी मरता है, और कोई अपने लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाता फिर भी मर जाता है. सो बहुत कुछ पाके भी लोग चले जाते हैं और बहुत कुछ नहीं भी कर पाते फिर भी चले जाते हैं. तो आपके लिए लाइफ कभी भी नहीं रुकती है. अगर आपका बर्थ हुआ है, आपकी जर्नी है, और जर्नी जिस दिन आप ख़त्म हो जाओगे आपकी वो लाइफ स्पान एंड है, वो जर्नी ख़त्म है. सो नो इंडिविजुअल इज़ इमॉर्टल एक्सेप्ट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म. कोई भी इंडिविजुअल इमॉर्टल नहीं है. ठीक है. सो कोई भी इंडिविजुअल आपका जो है वो इमॉर्टल नहीं है एक्सेप्ट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, सिर्फ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म को छोड़कर. ठीक है. गिवन दिस रियलिटी, have you ever wondered how vast number of plant and animal species has been extant on our earth for the several thousand of years? अगर हम इस चीज़ पे बात करें, क्या आप सोच सकते हो कितने नंबर ऑफ प्लांट्स, कितने नंबर ऑफ एनिमल्स जो हैं वो अर्थ से एक्सटेंड हो गए, ख़त्म हो गए? क्या आप सोच सकते हो कितनी सारी चीज़ें थी वो आई वो चली गई, आज कितनी सारी न्यू वैरायटी ऑफ थिंग्स आपके आसपास इन्वायरमेंट में आ चुकी हैं, आप उन चीज़ों को डिस्कस ही नहीं कर सकते हो. दैट इज़ अ वेरी वाइड एरिया. ठीक है. एंड वेरी वाइड टॉपिक कि क्या आया क्या चला गया, दैट नो वन लाइक. ठीक है. There must be some process in living organism that ensure this continuity. ठीक है. सो देयर मस्ट बी सम प्रोसेस. लिविंग ऑर्गेनिज्म में कुछ ऐसा प्रोसेस है जो ये कॉन्टिन्यूटी बनी हुई है, जो कुछ आते हैं कुछ चले जाते हैं, कुछ एक्सटेंट हो गए कुछ नए आ गए, तो ये कॉन्टिन्यूटी अपनी बनी हुई है. ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कुछ ऐसा प्रोसेस है जो ये कॉन्टिन्यूटी को मेंटेन करता है. यस, वी आर टॉकिंग अबाउट द रिप्रोडक्शन. सो नाउ what we are discussing about in this chapter, reproduction, and that is a very important. living organism में अभी हमने बात करी ऐसी कुछ तो प्रोसेस जो है जो कॉन्टिन्यूटी मेंटेन है, एक चीज़ जा रही है दूसरी चीज़ आ रही है, दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ डिपेंड अपॉन द रिप्रोडक्शन. इफ रिप्रोडक्शन इज नॉट देयर, दैट्स मीन व्हाट, कि अगर एक डायनासोर बन गया एंड रिप्रोडक्शन इज नॉट देयर, देन डायनासोर कैन नॉट बी देयर. सिर्फ एक ही होगा, वो ख़त्म हो जाएगा, वो ख़त्म हो गया, दोबारा आप उस चीज़ को नहीं ला सकते हो. जैसे अब वो नहीं है, उनका पूरा का पूरा वो चीज़ ही चली गई. ठीक है. एंड बट नाउ शायद उसके जैसे उसकी जगह पे कोई और आ गया,
ठीक है। तो हर एक चीज़ जो है, जो ये लाइफ प्रोसेस की कॉन्टिन्यूटी मेंटेन है, वो बिकॉज ऑफ योर रिप्रोडक्शन मेंटेन है, ठीक है। सम टाइम दैट्स वी टेक फॉर ग्रांटेड, और कभी कभी हम ये सारी चीज़ें बहुत ग्रांटेड ले लेते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका भी पैरा 1 में बताया गया कि 1.1 फिगर जो है दैट इज़ आपका यही फिगर है, और इसमें आपको ये लिखना है कि कौन कितने सालों तक ज़िंदा रहता है, और ये आपको मैं आगे डिस्कस करूँगी, और देन आप वहाँ पे उस चीज़ को हाईलाइट करेंगे, और बाद में आप इसको याद करके आप अपने एनसीईआरटी के इस स्पेसेस में लिखेंगे। जैसे कि कुछ एनसीईआरटी जो है आपके कुछ चीज़ों को यहाँ पे फिल आउट भी करती है। जैसे बटरफ्लाई है, वो सिर्फ 1 से 2 वीक तक ही ज़िंदा रहती है, उसके बाद वो ख़त्म हो जाती है, उसकी लाइफ सिर्फ 1 से 2 वीक्स तक ही रहती है। क्रो है वो 15 साल तक ज़िंदा रहता है, ठीक है। वहीं पे जो पैरेट है वो 140 साल तक ज़िंदा रहता है, 140 ईयर्स। तो जैसे कि आपकी एनसीईआरटी ने आपको बोला कि जो अगर आप इस बेसिस पे कह दोगे कि जो क्रो है वो बड़ा है, सॉरी, जो क्रो है और जो कोई चीज़ अगर बड़ी है और वो ज़्यादा दिन तक ज़िंदा रहेगी और वो छोटी है तो वो कम दिन तक ज़िंदा रहेगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको एग्जाम्पल भी एनसीईआरटी ये देती है कि जो क्रो है और जो पैरेट है उसमें ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन उसके लाइफ स्पैन में बहुत बड़ा डिफरेंस है। दैट इज़ यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है, जो क्रो होता है वो सिर्फ 15 साल तक ही ज़िंदा रह सकता है, लेकिन जो एक पैरेट है आपका वो 140 साल तक ज़िंदा रह सकता है। कितना वाइड डिफरेंस है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है टॉर्टोइज, वो आपका 100 to 140 ईयर्स तक ज़िंदा रहता है, ठीक है। और जो यहाँ पे राइस प्लांट है, क्रोकोडाइल यहाँ पे आपका दे रखा है, दैट इज़ व्हाट 60 ईयर्स तक आपका क्रोकोडाइल जिंदा रहता है। तो जैसे कि बनियान ट्री है, फ्रूट फ्लाई है, हॉर्सेस है, ये सारे आपके एनसीईआरटी में आगे डिस्कस होंगे, और आप उस जगह पे उस चीज़ को हाईलाइट करोगे। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं आपको सिर्फ सुनते ही नहीं रहना है, आपको पेन उठाना है, और जहाँ पे मैं बोल रही हूँ दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, यू शुड बी मार्केट, यू विल बी मार्केट, ठीक है। आपको करना है उस चीज़ को, ठीक है। ऐसा नहीं है इसको सुनते रहना है, आपको उस चीज़ को उठाना है, अपनी पेंसिल चलानी है और उस पर हाईलाइट करना है कि वो इम्पॉर्टेंट है। मैं आपको लाइन टू लाइन बताते हुए चलूँगी, और जो इसमें नहीं भी है वो आजकल आप पूरा टाइम सोशल मीडिया पे ही बैठे रहते हैं, आप गूगल करिए, आप लिखिए, आप याद करिए, ठीक है। आगे चलते हैं। रिप्रोडक्शन, what is a reproduction now? Basically reproduction is defined as a biological process. reproduction जो है एक biological process है in which the organism give rise to young ones offspring similar to itself. जो reproduction है वो क्या है, जो रिप्रोडक्शन है वो आपका क्या है, ये आपका डिस्कस करना है। तो जो रिप्रोडक्शन है वो आपका बायोलॉजिकल प्रोसेस है, ठीक है। क्या है, आपका बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो अपने यंग वंस, अपने ऑफस्प्रिंग को जन्म देता है, सिमिलर टू इटसेल्फ, अपने जैसे लोगों को जन्म देता है, और आगे अपनी उस चीज़ को मेंटेन, उस कॉन्टिन्यूटी को मेंटेन करके चलता है, ठीक है। सो द ऑफस्प्रिंग ग्रो, वो जो ऑफस्प्रिंग है वो ग्रो करती हैं, मच्योर होती हैं, इंस्टेंट टू प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग, एंड देन वही ऑफस्प्रिंग जिसको किसी ने रिप्रोड्यूस किया वो उस टाइम पे छोटी थी, वो ग्रो करी, वो मच्योर हुई, एंड आफ्टर डैट उन्होंने फिर से रिप्रोडक्शन करके अपनी ऑफस्प्रिंग बनाई, और इस चीज़ से जो स्पीसीज़ है वो अपने एक जो उसकी स्पीसीज़ चलती आ रही है, जैसे पैरेट है, क्रो है, जो स्पीसीज़ ये चलती आ रही हैं उसकी कॉन्टिन्यूटी को मेंटेन करता है। किसके थ्रू मेंटेन करता है? थ्रू द रिप्रोडक्शन, ठीक है। देयर इज़ अ साइकिल ऑफ बर्थ, ग्रोथ एंड डेथ, और इसके बीच में जो ये रिप्रोडक्शन हो रही है उसकी साइकिल जो है वो 3 चीज़ों पे डिपेंड है, बर्थ होगा, ग्रोथ होगी, एंड देन डेथ होगी, ठीक है। सो द रिप्रोडक्शन इनेबल दैट कॉन्टिन्यूटी ऑफ द स्पीसीज, सो द रिप्रोडक्शन जो है इनेबल दैट कॉन्टिन्यूटी ऑफ द स्पीसीज। वही मैंने आपको भी बताया कि जो रिप्रोडक्शन है वो स्पीसीज की, जो भी स्पीसीज है, जो जनरेशन है आफ्टर जनरेशन है, इन चीज़ को मेंटेन करने में, कॉन्टिन्यूटी को मेंटेन करने में आपका क्या वर्क कर रहा है, दैट इज़ अ रिप्रोडक्शन, एंड मे बी दैट प्रोसेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर ये चीज़ नहीं होगी देन कॉन्टिन्यूटी वुड बी नॉट मेंटेन, और उसके बाद मुझे लगता है अगर एक चीज़ खत्म हो गई, दूसरी खत्म हुई, ऐसे धीरे धीरे करके तो दुनिया ही खत्म हो जानी है,
ठीक है। तो आपको जो रिप्रोडक्शन आपका एक प्रोसेस हो रहा है बायोलॉजी में, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। यू विल बी स्टडी लेटर इन चैप्टर 5। चैप्टर 5 में मैं आपको प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस में मैं आपको बताऊंगी हाउ द जेनेटिक वेरिएशन इज क्रिएटेड एंड इनहेरिटेड ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन। कैसे आपके माइंड में कभी ये चीज़ नहीं आती कि अगर पैरेट जो है वो रिप्रोड्यूस करता है तो वो पैरेट ही क्यों बनाता है, क्रो क्यों नहीं बना देता। तो ये सारी चीज़ें हमने जो आपका चैप्टर 5 है, दैट इज़ अ प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, उस चैप्टर में मैं आपको डिस्कस करूँगी। और जो भी आपके दिमाग में ये अंट बंड संड वाले जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो आपको उस चैप्टर में क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। देयर इज़ अ लार्ज डाइवर्सिटी इन द बायोलॉजिकल वर्ल्ड। Large diversity in the biological world. Each organism had involved its own mechanism to the multiply and produce offspring. Large diversity है biological words में and each organism. अब आप कैसे कह सकते हो कि large diversity है biological world में? कैसे नहीं कह सकते हो? ants, variety of ants हैं। अगर हम हाउस फ्लाई एक छोटी सी आंट्स के बारे में बात कर रहे हैं, वैरायटी ऑफ आंट्स होती हैं, आपने खुद ही देखी होंगी, कहीं ब्लैक है, कहीं रेड है, कहीं कुछ दिख रही है, कहीं कैसी दिख रही है। आप मच्छर को ले लो, टाइप ऑफ मच्छर है। तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बहुत बड़ी है अपनी एरिया में, ठीक है। एंड हैज़ इन्वॉल्व इट्स ओन मैकेनिज्म टू मल्टीप्लाई एंड प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। ये ओन मैकेनिज्म अपने से मल्टीप्लाई करते हैं और ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं। द ऑर्गेनिज्म हैबिटेड its internal physiology and several other factors are collectively responsible for how it's reproduced. Everything is important in reproduction. If your mental is not good, you cannot be reproduced. If you are not physically fit, you cannot reproduce. So means that is a very important. If you are fully healthy, then you should give the very good offspring. तो आपको सिर्फ ऑफस्प्रिंग की ही बात नहीं करनी, आपको सिर्फ रिप्रोडक्शन की इस टॉपिक पे बात नहीं करी मेरे ख्याल से। आपको ये सोचना है ना कि अगर आप किसी भी चीज़ को करना है आपको, देन आप मेंटली फिट नहीं हो, आप फिजिकली फिट नहीं हो, देन आप कुछ कर ही नहीं सकते हो। क्या कर लोगे आप मेंटली फिट ही नहीं हो, आप फिजिकली आप कुछ भी करने चलो आप कर ही नहीं सकते हो। तो आपको कोई भी चीज़ नहीं करने के लिए आपको सबसे पहले हेल्दी होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड आफ्टर दैट, based on whether there is a participation of one organism or the two in the process of reproduction. Based on whether there is a participation of one organism or a two in the process of reproduction. कहीं पे आपका जो है वो आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जो कि आपको नीचे ये दिखाई दे रहा है, जिसके बारे में भी हम बात करेंगे, जहाँ पे सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म ही रिप्रोड्यूस करता है। और आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, जहाँ आपके दो लोग मिलकर आपको रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। आगे क्या है, व्हेन ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय द सिंगल पेरेंट। जब ऑफस्प्रिंग जो है वो सिंगल पेरेंट से रिप्रोड्यूस होती है विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमीट फॉर्मेशन, जहाँ पे गैमीट का फॉर्मेशन नहीं होता, द रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड एसेक्सुअल। यू शुड बी मार्क this line, that is a very important. If anyone is asked कि what is asexual reproduction, then you should be right when the offspring is produced by the single parent with or without the involvement of the gamete formation, that is called asexual reproduction. asexual reproduction का मतलब आप हिंदी में समझ लीजिए कि आपसे अगर कोई पूछ रहा है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, उसका मतलब ये है कि यहाँ पे कोई आपको किसी भी जो भी एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं ना, उन्हें किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत नहीं है, वो खुद से रिप्रोड्यूस करते हैं और खुद से अपनी ऑफस्प्रिंग बनाते हैं। दैट आर उस तरीके के जो ऑर्गेनिज्म हैं उनको आप क्या कहते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं जो इस तरीके से, जो खुद से ऑफस्प्रिंग बना रहे हैं, ठीक है। When the two parents opposite sex participate in the reproductive process and also involved in the fusion of male and female gamete, that is called the sexual reproduction. So आपका when offspring से लेके sexual reproduction तक जो ये लास्ट वाला पैरा है, that is a very important. What is asexual reproduction और sexual reproduction में आपका differences भी पूछ लेते हैं। आपका जो है वो 5 मार्क्स में भी ये चीज़ें आ जाती हैं। डिफरेंस जहाँ पर आ गया 5 नंबर का क्वेश्चन आपका बन ही जाता है। और मुझे लगता है कि अगर आप बायो पढ़ रहे हो ना और आपको बेसिक क्लियर करने हैं, तो आपको एसेक्सुअल, सेक्सुअल एंड व्हाट इज़
होमो, हीमो, ये सारे जो कॉन्सेप्ट हैं छोटे छोटे से वो आपको अभी से क्लियर करके चलना है. सो व्हाट इज अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? सो हियर एट योर एनसीईआरटी राइट डाउन टू पेरेंट्स अपोजिट सेक्स मीन्स आपके टू पेरेंट्स यहाँ पे आएंगे जो कि अपोजिट होंगे, वन इज मेल एंड सेकेंड इज फीमेल. वो अपना गैमीट फॉर्मेशन करेंगे. यहाँ पे क्या होगा? रिप्रोडक्टिव प्रोसेस होगा, इन्वॉल्वमेंट होगी, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स होंगे मेल एंड फीमेल्स के, देन वो ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करेंगे. सो व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? यहाँ पे जैसे कि आपने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखा, वहाँ पे किसी भी टू पेरेंट्स की ज़रूरत नहीं, सिंगल पेरेंटल है. ऑर्गेनिज्म खुद जो ऑर्गेनिज्म है वो वहाँ पर फ्यूज़न ऑफ गैमीट नहीं कर रहा है, वो खुद का ऑर्गेनिज्म खुद से ही रिप्रोड्यूस करके बना रहा है. वैसे ही अगर हम बात करते हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो यहाँ पे बाइसेक्सुअल है, यहाँ पे मेल एंड फीमेल आएगा, गैमीट का फॉर्मेशन होगा, फ्यूज़न होगा, देन आपका ऑफस्प्रिंग रिलीज होगा. ठीक है. और आगे भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि कुछ चीज़ें जो होती हैं वो एज इट इज़ जो है वो आती हैं, वो किस में होता है? वो आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में जैसे हम दिखते हैं वैसी चीज़ें थोड़ी सी अपोजिट्स लेकिन सेम एज इट इज़ कभी कभी आ जाती हैं, वो बिकॉज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आती हैं. वो आप चैप्टर 5 में पढ़ेंगे हमारे साथ, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस में. ठीक है. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब हम पढ़ते हैं. इन दिस मैथड द सिंगल इंडिविजुअल पेरेंट इज कैपेबल फॉर प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग. इसमें जो सिंगल इंडिविजुअल है, जो अकेला इंडिविजुअल है, जो पेरेंट है, वो कैपेबल होता है ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करने के लिए. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को बार बार कह रही हूँ, सिंगल इंडिविजुअल आर कैपेबल फॉर प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग. As a result, the offspring that are produced are not only identical to the one another but are also exact copy of their parents. अगर अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि अगर ये सिंगल पेरेंटल हैं तो ये ऑफस्प्रिंग बना कैसी रहे हैं, तो कैसी बना रहे हैं? द ऑफस्प्रिंग दैट आर प्रोड्यूस आर नॉट ओनली आइडेंटिकल. तो जो ऑफस्प्रिंग है दैट आर प्रोड्यूस आर नॉट ओनली आइडेंटिकल, ये सिर्फ आइडेंटिकल ही नहीं होती टू वन अनदर बट ऑल्सो एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देयर पेरेंट. एग्जैक्ट कॉपी आएगी. अगर ये मेरी आँख है तो सेम आँखें आएंगी, अगर ये मेरा मुंह है तो सेम मुंह आएगा, सेम एग्जैक्ट कॉपी वहाँ पर जाती है. ठीक है. अगर वहाँ पे सिंगल पेरेंटल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो, और these offspring likely to be genetically identical or are different. Are these offspring likely to be genetically identical or are different? क्या ये genetically identical होती हैं या different होता है? ये भी क्वेश्चन आपका आंसर मैं नेक्स्ट चैप्टर में चैप्टर 5 में दूंगी कि ये सेम टू सेम जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं या कुछ डिफरेंट होता है. The term clone is used to describe such morphologically and genetically similar individual. अगर किसी को डिस्क्राइब करना है जो सिमिलर इंडिविजुअल है, उनका मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सब कुछ सिमिलर है, आपका जो ऊपर वाला क्वेश्चन लिखा हुआ है उसका आंसर आपके नीचे वाले लाइन में है. ठीक है. और अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो आप ये मेरे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे कि जो ऑफस्प्रिंग है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं या डिफरेंट होते हैं. मैं यही लाइन आपको यहाँ नीचे एक्सप्लेन कर रही हूँ. द टर्म क्लोन, जो क्लोन वर्ड है दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट लाइन. ठीक है. दैट इज़ अ वेरी ऑल्सो इंपॉर्टेंट लाइन. आपसे पूछा जा सकता है, वन वर्ड्स में पूछा जा सकता है कि अगर मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल है तो आप किस टर्म से उसको डिस्क्राइब करेंगे? दैट इज़ अ क्लोन. ठीक है. क्लोन वर्ड जो है अगर वो सिमिलर है तो उस चीज़ को आपको, देन आपका जो ये यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है, पहला जो है वो आपका जो है सेल डिवीज़न दिखाया हुआ है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का, बडिंग, ईस्ट, बाइनरी फ्यूजन अमीबा में दिखाया हुआ है. अमीबा जो है वो सिंगल पेरेंटल रिप्रोडक्शन, जहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात आती है और यूनिसेलुलर की बात आती है, आपको अपने माइंड में डाल लेना है अमीबा. If you are understand everything about amoeba, you would be clear about asexual reproduction, unicellular organism, सब कुछ आपको समझ आ जाएगा. तो जहाँ पे यूनिसेलुलर की बात हो रही है वहाँ पे आपको अमीबा याद रखना है. अब जहाँ पे यूनिसेलुलर की बात हो रही है वहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा क्योंकि सिंगल पेरेंट है, तो आपको
ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी यहाँ पे एग्जाम्पल जो है वो बहुत अच्छा है। तो आपको ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पूरी तरीके से याद करना है। सिंगल्स इंडिविजुअल पैरेंटल है, कैपेबल है अकेले प्रोड्यूस करने के लिए, इसकी जो ऑफस्प्रिंग होती हैं वो एग्जैक्ट कॉपी होती है एक दूसरे की। अगर हम बात करें कि जो मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल होते हैं क्या, तो इसको आप किस टर्म से एक्सप्लेन करेंगे, क्या नाम देंगे, दैट इज़ अ क्लोन। एंड आफ्टर डैट यहाँ पे क्वेश्चन भी मैंने आपको बोला कि कमेंट सेक्शन में लिखने के लिए, उसका आंसर यही है कि वो मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली जो है वो सिमिलर होंगे। ऑब्वियसली सिमिलर होंगे क्योंकि यहाँ पे तो वो खुद से ही, जब पेरेंट जो है ऑफस्प्रिंग खुद से ही वो ऑफस्प्रिंग बना रहा है, वहाँ पे किसी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो वो जेनेटिक बाहर से लाएगा कहाँ से जेनेटिक्स लाएगा कि वो कुछ नया बना देगा। जाहिर सी बात है वो अपनी चीज़ें ही डालेगा और एग्जैक्ट कॉपी आएगी उसकी। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपका यही है। और आप अगर इन चीज़ों को लिखते हैं एंड आफ्टर डैट आप अमीबा का ये जो डॉटर सेल डिवीज़न आपको यहाँ पे दिखाया गया है, अगर आप ये बना के आते हैं तो आपका, मुझे नहीं लगता कोई, अगर ठीक है अगर आपके स्कूल के टीचर ने खुन्नस खा रखी है, हो सकता है कि भाई थोड़े बहुत मार्क्स इधर उधर कर दे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अगर आप इतना लिख के आ रहे हो तो खुन्नस वाला भी मास्टर को अगर थोड़ा सा भी आपको चलती है आपकी अनबन ना, क्लास 12th में हो जाता है ऐसा, टीचर मार्क्स काटना स्टार्ट कर देते हैं। प्री बोर्ड्स में तो नंबर नहीं आते, बट आपको डीमोटिवेट नहीं होना है, स्कूल वाले नंबर नहीं देते प्री बोर्ड में। बट ऐसा भी नहीं है कि प्री बोर्ड में नंबर नहीं आ रहे तो खुन्नस खा रखा है टीचर, पढ़ना ही नहीं है। लेकिन नहीं, आपको वर्क करते रहना है और पढ़ते रहना है। और अगर आपको ये पता है कि मैंने पढ़ा है और नंबर नहीं आया, मैंने लिखा है, आप अपनी कॉपी देखिए, ठीक है, और फिर भी नंबर नहीं आ रहा है तो समझ लीजिए कि कुछ तो चल रहा है, ठीक है। अमीबा का आपको सही से डायग्राम बना के आना है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अगर 5 मार्क्स में आए, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, उसका क्या रिप्रोडक्शन क्या है, उसका अमीबा एक एग्जाम्पल है, उसका डायग्राम है, अगर आप इतना बना के आ रहे हो, कहाँ नंबर कोई काट देगा भाई, कोई ऑप्शन ही नहीं है काटने के लिए उसके पास। लेट अस सी हाउ द विस स्प्रेड ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अमंग डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब हमें देखना है कि कैसे इतना वाइड स्प्रेड कर गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सम अमंग डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म में। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमन। जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है आपका, मुझे लगता है आज ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही हम लोग पढ़ लेते हैं और इसको कवर करते हैं। नेक्स्ट में आपका जो आएगा वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैं दूंगी क्योंकि यही बहुत वाइंड हो जाएगा, ठीक है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो एक कॉमन है, ठीक है, अमंग द सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। ये अभी बार बार बोल रही हूँ, 4 बार बोल रही हूँ कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में ही होगा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होगा, नॉट इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। एंड इन प्लांट्स एंड इन एनिमल विद रिलेटिवली सिमिलर ऑर्गेनिज्म। और चाहे प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, जहाँ पर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन, सिमिलर चीज़ें बन के आएंगी, ठीक है। इन द प्रोटिस्टा एंड मोनेरा द ऑर्गेनिज्म और द पेरेंट सेल डिवीजन बाय द मिटोसिस इनटू द टू टू गिवन राइज टू द न्यू इंडिविजुअल। अगर प्रोटिस्ट एंड मोनेरास की हम बात करते हैं तो जो ऑर्गेनिज्म है, पेरेंट सेल्स का डिवीजन होता है, माइटोसिस होगी, माइटोसिस जो है टू गिव राइज टू द न्यू इंडिविजुअल, वहाँ पे माइटोसिस होके वो न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करेंगे। In this organism, cell division is itself a mode of reproduction। यहाँ पे जो सेल डिवीज़न है वो itself एक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ही है। यहाँ पे सेल के डिवीज़न से आपके ऑफस्प्रिंग्स बन रहे हैं और वही आपका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, ठीक है। देन हम मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे, जो कि आपका देखो यहाँ पे हाइड्रा वगैरह दिखाया हुआ है, ठीक है। ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हैं आपके। पहला आपका जो है जूस्पोर दिखाया हुआ है, दैट इज़ अ जूस्पोर ऑफ क्लाइडोमोनास। देन कोनोडिया ऑफ द पेंसिलियम आपको बी में दिखाया हुआ है, कोनोडिया ये आपको दिखाई हुई हैं, ठीक है। एंड देन आपका जो सेकंड मैंने आपका बताया बर्ड्स इन हाइड्रा दिखाया हुआ है, माउथ बर्ड्स। ये हाइड्रा आपका डायग्राम पूछा जाता है, आप एक बार इसको सही से देख लीजिएगा कैसे बनता है एंड ऑल। देन आपका गैमुलस इन स्पॉन्जेस दिखाया हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बाइनरी फ्यूजन पे। बाइनरी फ्यूजन अब क्या होता है? मैनी सिंगल ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय द बाइनरी फ्यूजन।
बहुत सारे सिंगल्ड ऑर्गेनिज्म जो है ना वो थ्रू द बाइनरी फिजन रिप्रोड्यूस करते हैं, वेयर आर द सेल डिवीजन इनटू द टू हाफ्स एंड ईच रेपिडली ग्रो इनटू द एडल्ट। जहाँ पर सेल डिवीजन जो होगा वो टू हाफ में डिवाइड हो जाता है और उसके बाद वो रैपिडली ग्रो करके एक एडल्ट में फॉर्म हो जाता है। अमीबा, पैरामीशियम, इन सब में क्या हो रहा है, बाइनरी फिजन हो रहा है। तो अब आपको क्या याद रख के रखना है, अमीबा जो है यूनिसेलुलर है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है। उसके बाद अगर हम आते हैं तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वो बाइनरी फ्यूजन के थ्रू रिप्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। इन ईस्ट में अगर हम बात करते हैं तो डिवीजन इज अनइक्वल एंड स्मॉल बर्ड आर प्रोड्यूस दैट रिमेन अटैच इनिशियल टू द पेरेंट सेल। अब जो ईस्ट है वो थोड़ा सा अलग है, उसमें क्या होता है, डिवीज़न अनइक्वल होगा क्योंकि वहाँ पे इक्वल हाफ हो रहे थे, वहाँ पे चीज़ें रिप्रोड्यूस हो रही थी। यहाँ पे ये क्या करेगा, वो कह रहा है हम तो भैया नहीं करेंगे हाफ हाफ, हम इसका भी हाफ करेंगे। अनइक्वल हाफ्स ले रहे हैं, कहीं ज़्यादा कहीं कम। तो यहाँ पे चीज़ें क्या हो रही हैं, स्मॉल बर्ड्स इनके प्रोड्यूस हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं पेरेंटल सेल्स के साथ एंड इवेंचुअली गेट सेपरेटेड एंड मैच्योर इनटू द न्यू ईस्ट। और इवेंचुअली उसके बाद ये जो है एक दिन सबको सेपरेट होना है, इवेंचुअली ये सेपरेट हो जाते हैं और मैच्योर हो जाते हैं इनटू द न्यू ईस्ट। न्यू ईस्ट यहाँ पे बन जाती है एंड अंडर द अनफेरेबल कंडीशन द अमीबा विड्रॉ इट्स पैसिडोपोडिया। जब अनफेरेबल कंडीशन आ जाता है तो अमीबा क्या करता है, अपने पैसिडोपोडिया को क्या करता है, विड्रॉ कर देता है, छोड़ देता है। जब अनकंडीशनल चीज़ें चलने लगती हैं, बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब होने लगता है, तो इंसान कुछ, जो मुझे लगता है कि जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उसको दिखती है वो सबसे पहले अपने वाले को ही छोड़ देता है, ठीक है। अनकंडीशनल चीज़ें आ गई तुम हटो, वही अमीबा कर रहा है। उसको अनकंडीशनल चीज़ें आई, पैसिडोपोडिया को बाहर कर दिया उसने, ठीक है। एंड सिक्रीट अ 3 लेयर एंड हार्ड कवरिंग, यहाँ पे वो सिक्रीट करेगा 3 लेयर हार्ड कवरिंग ऑर्केस्ट अराउंड इटसेल्फ। अपने तरफ वो 3 लेयर्ड हार्ड कवरिंग कर लेता है अपने आसपास एंड दिस फेनोमेना इज टर्म एज अ इंसाइटेशन। ये आपसे भी पूछा जा सकता है, बाइनरी फिजन किस में हो रहा है, एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं, अमीबा पैरामीशियम में हो रहा है। अमीबा अपने तरफ 3 लेयर्ड बना लेते हैं सिक्रीट करके, एक हार्ड सी कवरिंग बना लेता है, पैसिडोपोडिया को छोड़ देता है बिकॉज ऑफ अनकंडीशनल। तो वो क्या करता है, इंसाइटेशन कहते हैं इसको, इस फेनोमेना को। व्हेन द फेरिबल कंडीशन रिटर्न, और जब फेरिबल कंडीशन उसको लगता है, सब में होता है। जो एसेक्सुअल है ना, जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, वो भी ये कर रहा है। अगर उनको अनफेरेबल कंडीशन आ रहा है, इंसान ने सबसे पहले उसी को हटा दिया, तुम हटो, तुम्हारी वजह से ही सब हो रहा है, तुम निकलो बाहर। उसने पैसिडोपोडिया को बाहर कर दिया अपने। जैसे ही उसको लगा अमीबा को अब हमारे अंदर फिर से फेरिबल कंडीशन जनरेट हो रही हैं, अब हम उसको फील हो रहा है नहीं भाई यार ये तो गलत कर दिया, अब इसको फिर से लाने पड़ेगा। तो वो क्या करता है, इनसाइड अमीबा डिवाइड बाय द मल्टीफिजन्स, और फिर वो मल्टीफिजन्स में डिवाइड करता है एंड प्रोड्यूस मैनी माइन्यूट अमीबा, और मैनी माइन्यूट अमीबा वहाँ पे वो क्या करता है, प्रोड्यूस कर देता है। एंड पैसिडोपोडियोस्पोर्स, यहाँ पर इनको अमीबा भी कह सकते हैं, माइन्यूट स्पोर आप अमीबा कह सकते हो या फिर पैसिडोपोडियोस्पोर्स भी कह सकते हो, अपने प्रोड्यूस कर देता है। एंड द ईस्ट वॉल ब्रस्ट आउट, और जो इसकी ईस्ट वॉल होती है वो फट जाती है, ब्रस्ट कर जाती है। द स्पोर आर लिबरेटेड इन सराउंडिंग मीडियम, और जो स्पोर्स हैं उसके वो सराउंडिंग मीडियम में लिबरेट करते हैं मीडियम टू ग्रो अप इनटू द मैनी अमीबा, और देन वो मीडियम में ग्रो करके वो मैनी अमीबा फॉर्म कर देते हैं। तो आप कहते नहीं है कि अगर आपने एक बार आपके अंदर चीज़ें आई, फिर आपने छोड़ी, फिर आपको उस इंसान की कदर मालूम होती है, देन आप फिर से वापस आते हो, देन आपका बॉन्ड और थोड़ा सा तगड़ा टाइट वाला होता है। वैसे ही सेम है, यहाँ पे अनफेरेबल कंडीशन आए, अमीबा ने कहा पैसिडोपोडिया हटा दो, दिमाग खराब हो रहा है अब हमारा, ये पैसिडोपोडिया की वजह से ही सब हो रहा है, हटा दो इसको। उसने पैसिडोपोडिया को हटा दिया, जैसे ही वो फिर से आ पाया फेरिबल कंडीशन में, नहीं भैया अब तो नहीं हो रहा, इसको फिर से लाओ, फिर से लाता है, और उसके बाद वो अपने आसपास एक लेयर बनाता है, और उसके बाद जब वो फिर से फेरिबल कंडीशन में आता है तो वो फिर से मल्टीपल डिवीज़न करता है, फिर से वो इतनी केयरिंग वेयरिंग दिखाता है, और उसके बाद वो क्या करता है, सेल वॉल ब्रस्ट हो जाती है, स्पोर्स लिबरेट हो जाते हैं और मैनी अमीबा वहाँ पे फॉर्म हो जाते हैं। दिस फेनोमेना इज कॉल्ड द स्पोरुलेशन एंड दैट इज ऑल्सो आस्क्ड टू यू। दैट्स वाई बाइनरी फिजन क्या है आपको याद रखने हैं,
कहाँ पर कैसे अनइक्वल हो रहा है तो बर्ड्स फॉर्म हो रहे हैं, देन वो कहाँ पर चीज़ें छोड़ रहा है, कैसे बन रहा है, देन इंसाइटेशन आपको याद रखना है क्या प्रोसेस है उस चीज़ की। 3 लेयर जब वो अपने अमीबा जो है अपने तरफ एक हार्ड कवरिंग 3 लेयर्स की बना लेती है वो है। देन आपको स्पोरुलेशन याद रखनी है एंड दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट वन बिकॉज आप इसको अपने लाइफ से भी कनेक्ट कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, भूलना मत इसको, ठीक है। और याद रखने में भी ज़्यादा वो नहीं है, लाइफ से कनेक्ट करवाया और बढ़िया लाइफ एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। देन हम आते हैं member of kingdom of fungi and simple plants such as algae reproduce through the special asexual reproduction structure। अब आते हैं एक किंगडम फंगी पे जो कि सिंपल प्लांट सच एज एल्गी है, जो कि रिप्रोड्यूस होती है किसके थ्रू, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू। इसका जो स्ट्रक्चर है, द मोस्ट कॉमन ऑफ दिस स्ट्रक्चर इज जूस्पोर। इसका जो मोस्ट कॉमन स्ट्रक्चर है वो जूस्पोर है, दैट यूजुअली माइक्रोस्कोपिक मोटाइल स्ट्रक्चर, जो एक माइक्रोस्कोपिक मोटाइल स्ट्रक्चर है। अदर कॉमन एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इज कोनोडिया एंड जो दूसरा कॉमन एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव, तो पहला जो आपका फंगी में आता है जो बहुत कॉमन है स्ट्रक्चर है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, वो आपका जूस्पोर है। देन आपका जो दूसरा है देन दैट इज अ कोनोडिया जो कि पेंसिलियम में है। बर्ड जो है वो हाइड्रा के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है एंड गिम्यूल्स जो है वो स्पॉन्जेस के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। ये आपको याद रखना है कि कौन किसके साथ, कोनोडिया पेंसिलियम के साथ, फंगी जूस्पोर्स के साथ, बर्ड्स हाइड्रा के साथ और गिम्यूल स्पॉन्जेस के साथ रिप्रोड्यूस कर रहे हैं एंड दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको किसी भी फॉर्म में पूछा जा सकता है, मैचिंग में आ सकता है, एमसीक्यूज में आ सकता है, वन वर्ड्स में आ सकता है, कहीं पे भी कैसे भी क्वेश्चन फॉर्म हो सकते हैं यहाँ पर। तो हर एक लाइन पे खतरा है, रेड लाइन अलर्ट यहाँ से स्टार्ट हो रखा है और क्लास 10th जो है ना यहीं से रेड लाइन लग जाती है ब्रो। तो यू शुड बी फोकस, यू हैव टू लर्न अबाउट द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन प्लांट इन क्लास 11th। अब आप अगर आप बायो लेंगे और आप ये क्लास 11th में पढ़ेंगे। वाई डू यू थिंक दिस इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ऑल्सो अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। वाई डू यू से सो, आप ऐसा क्यों कहते हैं? इज द टर्म क्लोन एप्लीकेबल टू द ऑफस्प्रिंग फॉर्म बाय द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ये जो टर्म क्लोन है ये ऑफस्प्रिंग फॉर्म बाय द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पे एप्लीकेबल होता है, ऐसा आप क्यों कहते हैं, किस लिए कहते हैं? ये सारे जो क्वेश्चन यहाँ पे आपसे एनसीईआरटी एराइज कर रही है, एनसीईआरटी बहुत लॉयल है, जो क्वेश्चन पूछती है उसका आंसर भी देती है, तो नीचे आपको आंसर देगी और इस चीज़ का आंसर मैं भी आपको दूंगी अभी, ठीक है। और मुझसे उम्मीद मत रखिएगा हर जगह के आंसर, क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं दूंगी, कुछ आप भी दोगे। वाइल इन एनिमल एंड अदर सिंपल ऑर्गेनिज्म द टर्म एसेक्सुअल, एनिमल एंड अदर सिंपल ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं जो एसेक्सुअल है वो एंड एम्ब्रियोसिकली इन प्लांट द टर्म वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज फ्रिक्वेंटली यूज्ड। जो एसेक्सुअल है और सिंपल ऑर्गेनिज्म है उनको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, कि उनके अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो रहा है। वैसे ही in plant the unit of vegetative propagation such as runner, rhizome, sucker, tuber, offset, bulb are the capable of giving rise to the new offspring। जो वेजिटेटिव प्रोपागेशन है ये आपको याद रखना है, रनर हो गया, राइजोम, सकर्स, ट्यूबर, ऑफसेट, बल्ब, ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपकी कैपेबल होती हैं नए ऑफस्प्रिंग को राइज अप करने के लिए। दिस स्ट्रक्चर आर कॉल्ड द वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स, ठीक है। ये स्ट्रक्चर्स जो हैं, जो रनन है, जो राइजोम्स हैं, जो सकर्स हैं, जो ट्यूबर्स हैं, ये सारे वेजिटेटिव प्रोपागेशन है और ये जो स्ट्रक्चर्स हैं इनको हम क्या कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स। तो आपको ये भी याद रखना है, ये जो आपका नीचे वाला जो है ना, ये 7 पेज जो है वो आपकी नैया लगा सकता है, तो आपको इस चीज़ को याद रखना है। इसके बाद हम लोग ये वाला जो ऊपर वाला ये फ्रेगमेंटेशन तक हम आज इस लेक्चर में कवर करेंगे और जो ये नीचे वाले बच रहे हैं इनको मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के साथ आपको ये पैरा कवर करूँगी, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस पैरा। ऑब्वियसली सिंस द फॉर्मेशन ऑफ दिस स्ट्रक्चर डज नॉट इन्वॉल्व 2 पेरेंट्स, ऑब्वियसली यहाँ पे स्ट्रक्चर जो है अगर ये फॉर्म हो रहे हैं यहाँ पे 2 पेरेंट्स से नहीं लाए जाएंगे क्योंकि यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। द प्रोसेस इन्वॉल्व इन एसेक्सुअल क्योंकि एसेक्सुअल है। द सम ऑर्गेनिज्म इफ द बॉडी ब्रेक इनटू द डिस्टिंक्ट पीसेस, अगर बॉडी जो है वो फ्रेगमेंट्स में ब्रेक हो जाती है, छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक हो जा रही है, ईच फ्रेगमेंट ग्रो इनटू द एडल्ट कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग, और हर एक जो उसका एरिया है, जो हर एक इसका फ्रेगमेंट है वो नए ऑफस्प्रिंग को जन्म देने के लिए कैपेबल है।
दैट इज़ अ हाइड्रा, एग्जाम्पल है इसका। दिस इज ऑल्सो अ मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये भी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन किसका है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, और इसको आप क्या कहेंगे, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन, हाइड्रा बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ये छोटे छोटे पीसेस में, फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाता है और हर एक फ्रेगमेंट एक नया ऑफ स्प्रिंग बना सकता है, और इसको, इस मोड को भी हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही रखते हैं, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फ्रेगमेंटेशन। ये आपको याद रखना है, फ्रेगमेंटेशन भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। एसेक्सुअल क्या है, वेजिटेटिव प्रोपागेशन क्या है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या है, क्या चीज़ें इन्वॉल्व हो रही हैं, क्या किसका क्या। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो आपकी बात आती है अमीबा और पैरामीशियम, ये तो भैया पीछा ही नहीं छोड़ते हैं, कहीं पीछा नहीं छोड़ेंगे। आपको अपने माइंड में इसका डायग्राम सब कुछ आपको अपने माइंड में रख लेना है। मैंने बोला हुआ है, अगर अमीबा और ये सारी चीज़ें आपने एक बार समझ ली ना, तो आपको कुछ भी समझने की, फिर एसेक्सुअल के बारे में तो जो भी आ रहा है, जो अमीबा के अंदर हो रहा है वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो रहा है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, वहाँ पे सिंगल पेरेंटल होता है, अपने जैसी ऑफ स्प्रिंग बनाता है, कोई भी चेंजेस नहीं लाता है, सिंपल है। अगर आपने इस तरीके से आंख बंद करी और रिकॉल करना स्टार्ट कर दिया ना, देन बायो इज़ वेरी इजी। एंड मे बी आंख बंद के अगर आपको चीज़ें अभी रिकॉल हो रही है ना, तो आप आगे भी मेरे साथ जुड़े रहें, आपको पूरी बायो इसी तरीके से रिकॉल होगी जब आप अपनी आंखें बंद करेंगे, और आपको सब कुछ याद आएगा और आप बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे, और आपको ये बायो है ना, वो बहुत आगे लेके जाएगी। देन आपका जो ये पैरा बच रहा है वो मैं आपके नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो भी आपका इसमें मैं नेक्स्ट वाले में डिस्कस करूँगी। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर, एंड प्लीज़ सपोर्ट इट। डांट नहीं रही हूँ, कह रही हूँ, प्लीज़ सपोर्ट करिए, प्लीज़। बाय।